प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज आपको सॉल्व कराया जाएगा। देखा जाए तो जो 21 प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उससे पहले आप लोग जान लीजिए, जिन लोगों को बैच ज्वाइन करना है वह 149 में 3 मंथ अर्थात सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर तीनों माह में अगर ऐड होना चाहते हैं तो 149 देकर आप तीनों मंथ में को ज्वाइन कर सकते हैं। गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो आप 149 में आप तीनों मंथ का ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए नंबर, इस नंबर या हमारे नंबर 8601781225 पर कॉल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन की यदि प्रॉब्लम आपको दिक्कत हो रही है तो भी आप मैसेज करके सॉल्यूशन जान सकते हैं। कोई क्वेश्चन डाउट है तो निश्चित रूप से दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए या फोन कॉल करिए, निश्चित रूप से आपको आंसर दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न क्या कहता है कि CH3CO के हाइड्रोलिसिस स्थिरांक KH और Ka में कौन सा संबंध है। CH3COO- के हाइड्रोलिसिस स्थिरांक KH और Ka में कौन सा संबंध सही है। तो जो KH और Ka में होता है तो वह हमेशा देखिए एस्टिक एसिड है, CH3 साल्ट होगा तो अर्थात अमोनियम एसीटेट ही रहा होगा। यह हमारा CH3CO- रहा होगा अर्थात, और क्या रहा होगा, H2O रहा होगा, और क्या बना होगा, एस्टिक एसिड बना रहा होगा, और OH- बना रहा होगा। तो हमारा साल्ट क्या है, यहां पर अमोनियम रहा होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहा होगा, तो ये हो जाएगा वीक एसिड के ये होगा। तो KH बराबर वीक एसिड स्ट्रांग बेस का है तो KH बराबर KW अपान हमेशा वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होगा। तो KH बराबर क्या होगा, KW अपान Ka। कौन सा सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा परिवर्तन बफर के पीएच को अधिक प्रभावित नहीं करता। थोड़ी सी मात्रा में प्रबल अम्ल मिलाना, थोड़ी सी मात्रा में स्ट्रांग बेस मिलाना, लार्ज डाइल्यूशन का 10 गुना पतला करना, एडिंग इक्वल मोल ऑफ एसिड्स एंड बेस कंपोनेंट्स। तो सही आंसर होता है एडिंग इक्वल मोल्स ऑफ एसिड एंड बेस कंपोनेंट, बिकॉज पीएच बराबर क्या होता है, pKa प्लस log साल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। जब दोनों की कंसंट्रेशन हमारी सेम ही है तो फिर चाहे जो मिला दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड इवनिंग सभी लोगों को भाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा एडिंग इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस मिलाएंगे। जब एसिड और बेस दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहेगी तो रेशियो सदैव क्या होगा, सेम ही रेशियो आएगा, और सेम रेशियो होने के कारण से पीएच के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। विच रिलेशन करेक्ट फॉर बाइनरी इलेक्ट्रोड्स। द्विधारी इलेक्ट्रोड के लिए कौन सा कथन सही है, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताइए। देखिए यह हमारा क्या है, द्विधारी इलेक्ट्रोड्स बाइनरी रिलेशन का रहा, कहा जाता है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू 1। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
पहला ही ऑप्शन सही है। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्लोराउस का नियम सख्ती से केवल किस दिशा में लागू होता है? किस दशा में लागू होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन, सुपर क्रिटिकल सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जल्दी से बताइए। क्लोराउस लॉ, क्लोराउस लॉ का नियम सख्ती से केवल किस दिशा में दशा में लागू होता है? देखिए, जो क्लोराउस लॉ होता है वह एक क्या होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लागू होता है, अर्थात लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी प्लस प्लस लैम्डा इंफिनिटी माइनस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द कटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द एनायन। जो किसी चीज का, जैसे ये Cl लैम्डा इंफिनिटी एस Cl का है तो लैम्डा इंफिनिटी H प्लस होगा प्लस लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो उसके आयंस का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा वह उसके सम ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। कॉलम ए को स्तंभ कॉलम बी से मैच करिए। पहला कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है मोबिलिटी ऑफ द आयन हो कटायन हो रेशियो होता है, ये सही है। आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सही है। कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये भी सही है। लैम्डा एम क्या है? मॉलिक्यूलर मोलर कंडक्टेंस है, तो पहला का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट। गुड इवनिंग भाई सभी लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। केपी बराबर केसी आर टी पे पावर डेल्टा एन है। एप्लीकेशन वनली फॉर गैसियस सिस्टम। एंडोथर्मिक हीट एडेड प्रोडक्ट फार्म, उष्मा बढ़े उत्पाद बढ़े। डेल्टा एन बराबर केपी इज इक्वल टू केसी। कैटलिस्ट इफेक्ट, चेंज रेट नॉट इक्विलिब्रियम। बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताइए आंसर। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पे पावर डेल्टा एन। अप्लीकेबल वनली गैसियस, यह इक्वेशन वनली अप्लीकेबल फॉर गैसियस सिस्टम। इंडोथर्मिक रिएक्शन सदैव हायर टेम्परेचर का फेवर करती है, तो हायर टेम्परेचर फेवर करेगी, तो पहला ही दूसरा ऑप्शन सही। डेल्टा एन बराबर देखिए केपी बराबर केसी, आर टी पावर डेल्टा एन जीरो होगा तो केपी बराबर केसी हो जाएगा, ये भी एकदम सही है। अब कैटलिस्ट इफेक्ट क्या करता है? चेंज रेट नॉट इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट चेंज करता है लेकिन इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु आयन होता है Mg2 प्लस, Fe2 प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस, जिंक 2 प्लस। जल्दी से बताइए। जो हमारा कह रहा है कि क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु आयन होता है। अब देखिए क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है, तो सही आंसर होगा मैग्नीशियम 2 प्लस आयन ही एग्जिस्ट करता है। तो क्लोरोफिल के कारण से पत्तियों का रंग हरा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विटामिन बी12 में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन संख्या कौन सी होती है? 6 होती है, 4 होती है, 5 होती है कि वेरिएबल होती है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है विटामिन बी12 में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। देखिए कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सदैव, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स क्वांटिटी होती है, और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है विटामिन बी12 में? 6 के बराबर होता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृत रेडियो धर्मिता मुख्यतः किसमें पाई जाती है?
heavy nuclei Z is greater than 83, light nuclei Z is less than 20, noble gases, alkali metals। जल्दी से बताइए। कह रहा है प्राकृतिक रेडियो धर्मिता मुख्यतः किसमें पाई जाती? हैवी न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई, नोबल गैसेज, एल्कली मेटल्स। देखा जाता है जो प्राकृतिक रेडियो धर्मिता होते हैं वह मेनली हैवी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, अर्थात जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। किस अपघटन में जनक और पुत्र नाभिक का द्रव्यमान संख्या समान रहता है? पैरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई हैव द सेम मास नंबर इन बीटा डी, अल्फा डीके, गामा डीके, स्पॉन्टेनियस फिजन। जल्दी से बताइए भाई। अरे भाई, जो क्वेश्चन सेट करता है उसमें थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है, ऐसा नहीं है। चलिए, अगर ऐसी दिक्कत है तो हम चेंज कर देते हैं नेक्स्ट टाइम ऑप्शन से, ठीक है? परेशान मत होइए, ए बी सी जो भी रहे आप ट्राई करिए। तो देखिए, जो अल्फा बीटा गामा होता है उसमें बीटा डीके जो होता है कि उसके एटॉमिक नंबर में तो एक वृद्धि होती है, लेकिन मास नंबर में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो हमारा बीटा डीके कहलाता है। तो नाइन्थ का ए ऑप्शन इज करेक्ट। द्वितीय क्रम अपक्रिया की दर नेतांक की इकाई होती है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज। देखिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। फॉर nth ऑर्डर के लिए अगर देखा जाए, फॉर nth ऑर्डर के लिए क्या होता है? वन अपान कंसंट्रेशन पर पावर n-1 इंटू सेकेंड। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर कर रहा है तो 1 अपान कंसंट्रेशन इंटू सेकेंड, अर्थात ये हो गया 1 अपान मोल पर लीटर, और सेकेंड तो ये हो जाएगा कितना? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, हमारा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट जरा देखा जाए। अम्लीय माध्यम में प्रोपीन का जल योजन किस तंत्र का पालन करता है? हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन अंडर एसिडिक कंडीशन फॉलोइज विच मैकेनिज्म? एंटी मार्कोनिक एडिशन, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म। जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए। अम्लीय माध्यम में प्रोपीन है, ये प्रोपीन है CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसको जल H2SO4 दिया जाए, करा किस तंत्र का पालन करता है? तो जब यह H प्लस देता है तो यह हमारा कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है, अर्थात इसमें जब देते हैं तो इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकटायन बनता है। कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनने के कारण से इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हुक के नियम के अनुसार कंपन आवृत्ति Vmax किसके समानुपाती होता है? जल्दी से बता दीजिए। क्या कर रहा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हुक्स का नियम, हुक्स का नियम आप लोगों ने पढ़ा है। हुक्स लॉ क्या होता है?
हुक्स लॉ कहता है कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई सी अंडर रूट एफ अपॉन म्यू होता है। तो यहां पर एफ फोर्स कांस्टेंट होता है, इसे कहीं कहीं लोग एफ बराबर के रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो कांस्टेंट हुआ वी प्रोपोर्शनल टू एफ बाई म्यू या के बाई म्यू। तो पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विपरमाणु अणु की कंपन आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ, रिड्यूस्ड मास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली, एटॉमिक रेडियस ओनली, टेम्परेचर ओनली। The vibrational frequency of diatomic molecule depends on bond strength and reduced mass, electronegativity only, atomic radius only। जल्दी से बता दीजिए इसका 17 नंबर 13 का आंसर बताइए। देखिए यह वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई सी अंडर रूट एफ बाई म्यू, तो रिड्यूस मास पे डिपेंड करेगा। यह हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट जो होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। तो हम कह सकते हैं कि ओ सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, तो सही आंसर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस्ड मास के हो जाएगा। हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट नीला परिवर्तन क्या दर्शाता है? लैम्डा मैक्स डिक्रीजेज, लैम्डा मैक्स इंक्रीजेज। जल्दी से बताइए हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए जो हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है वह हमारा लैम्डा मैक्स को घटाता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट लैम्डा मैक्स को बढ़ाता है। देखिए बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या करता है? बैथोक्रोमिक जो होता है वह लैम्डा मैक्स को बढ़ाता है, बढ़ाता है। तो हाइप्सो क्या हद करता है? लैम्डा मैक्स को घटाता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन द्वारा जल का संयोग, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, रेडिकल फॉर्मेशन, सिन एलिमिनेशन। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए ऑक्सीमर्क्यूरेशन द्वारा एल्कीन, ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन HgOCH3 COCH3। सोडियम बोरोहाइड्राइड देते हैं तो क्या बनता है जरा बताएं। इसमें कोई भी जो मर्क्यूरेशन हो, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन होता है, नो रीअरेंजमेंट अकर्स, अरेंजमेंट अकर्स, कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और इसमें जो वाटर का एडिशन होता है वह हमारा मार्कोनिक के नियम के अनुसार होता है। नियम क्या लगता है? मार्कोनिक का नियम के अनुसार होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कराइए तथा नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करिए।
कार्बोनिल कंपाउंड्स एकदम कह रहा है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं इस लोन पेयर के कारण से n2 पाई ट्रांजिशन देंगे। एल्कीन जो डबल बॉन्ड होता है इसके कारण से यह पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देंगे। हाई एनर्जी हमेशा सिग्मा टू सिग्मा होता है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स डी देते हैं, तो पहला का पहला सभी मैच है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा मेहनत हमको पड़ जाएगी। हम सभी ऑप्शन चेंज कर देते हैं, एबीसी हमको भी लगा कि चेंज कर देना चाहिए। देखिए कार्बोनिल ग्रुप की हमने बताया था फ्रीक्वेंसी 1680 से लेकर 1850 तक है, तो इसी रेंज में लाई कर रहा है, तो पहला का यही है। OH को पहले बताया था 3200 से 36 को बीच, डबल बॉन्ड की 1600 से 1680 के बीच, CCl स्ट्रेचिंग 600 से 800 सेंटीमीटर, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। एक दो को आप याद कर लीजिए, जैसे डबल बॉन्ड का याद कर लीजिए। एग्जाम भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 19 नंबर क्या कहता है? सघन गुण वह होता है an intensive property is one which does not depends on the mass proportional of mass double when mass is doubles only temperature dependent। जल्दी से बताइए। देखिए फालतू बातें करने से अच्छा है आप अपनी पढ़ाई को समय दीजिए। ठीक है, आप लोग जितना समय फालतू समय में देते हैं चैट करने में, यदि उतने समय में आप अपना काम करिए, क्योंकि 6 तारीख की एग्जाम है। आप 6 तारीख की एग्जाम के लिए तैयार रहिए एकदम। चलिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टी होती है जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ध्यान दीजिए, एक्सटेंसिव क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है, इंटेंसिव क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है। तो सही ऑप्शन होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। 0 सेंटीग्रेड पर बर्फ के पिघलने पर एंट्रोपी परिवर्तन होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इनफाइनाइट। बताइए जरा। 0 सेंटीग्रेड पर बर्फ में पिघलने, देखिए जब बर्फ पिघलेगी तो अणुओं का क्या होगा, ऑर्डर चेंज होगा, अर्थात अणुओं में रेंडमनेस बढ़ेगा। अगर रेंडमनेस बढ़ेगा निश्चित रूप से एंट्रोपी बढ़ेगी, अर्थात एंट्रोपी हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो होती नहीं। जीरो हो सकती है, और जीरो तभी होती है एब्सोल्यूट केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अर्थात 200 माइनस 273 सेंटीग्रेड पर। अनंत तो होती नहीं, निगेटिव होती नहीं, शून्य हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव ही होगी। वन टू थ्री फोर। देखिए जिसके बारे में जानते हैं, टेम्परेचर हमारा इंटेंसिव होता है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर हमारा इंटेंसिव होगा और डेंसिटी भी इंटेंसिव होती है। एक्सटेंसिव वर्सेज इंटेंसिव, ठीक है। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं कि टेम्परेचर चाहे कि थोड़ा सा सब्सटेंस लिया जाए तो भी वही ऑप्शन आएगा, और हाई टेम्परेचर लिया, ज्यादा अमाउंट्स लिया जाए तो भी वही, डेंसिटी वही, तो सभी एक दूसरे से मैच है, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट टाइम हम ऑप्शन चेंज कर देंगे, अब ये कुछ ज्यादा हो जा रहा है। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी चेंज, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज होता है वह हमारा जीरो के इक्वल होता है, अर्थात 22 का ए ऑप्शन इज जीरो।
एसिड जल योजन ऑलवेज फॉलोज एंटी मार्कोनिफ रूल, मार्कोनिफ रूल, पराक्साइड रूल्स, न्यूक्लियोफिलिक रूल्स। बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए। एसिड जल योजन हमेशा किस नियम का पालन करता है? तो आप लोगों ने ए ऑप्शन को चुना, यह गलत ऑप्शन है। यह हमारा मार्कोनिफ के नियम के अनुसार वाटर का एडिशन होता है। अगर इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल्स है H2O दिया जाए H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनेगा? CH3 CHOH CH3 बनेगा। अर्थात मार्कोनिफ के नियम के अनुसार एडिशन होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 का 23 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लेसियस क्लेप्रान में डेल्टा वी किसे दर्शाता है? जल्दी से बता दीजिए। क्लेसियस क्लेप्रान इक्वेशन में डेल्टा ई डेल्टा वी क्या प्रदर्शित करता है? जल्दी से बताइए। क्लेसियस क्लेप्रान इक्वेशन कह रहा है डीपी बाई डी टी बराबर डेल्टा एच अपान डेल्टा वी टी स्क्वायर। ये जो डेल्टा वी होता है, चेंज ऑफ वॉल्यूम टू फेजेज, अर्थात ए ऑप्शन सही है। वॉल्यूम चेंज बिटवीन टू फेजेज V2 माइनस V1, अर्थात जो दो फेज होते हैं उनके वॉल्यूम में कितना चेंजेज होता है वह यह बताता है। रेजोनेंस ऊर्जा किसका माप है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ रियल मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंडक्टिव पावर। रेजोनेंस एनर्जी इज मेजर ऑफ। रेजोनेंस एनर्जी मुख्यतः क्या मेजर करती है? देखा जाए तो जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वह सदैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ रियल मॉलिक्यूल्स, वास्तविक अणु की अतिरिक्त स्थिरता प्रदान करती है। तो सही ऑप्शन, अरे भाई, डेल्टा एच को हीट ऑफ वेपराइजेशन, अब आप क्या ले रहे हैं? डेल्टा एच के केमिस्ट्री में डेल्टा एच वी लिखा जाता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। डेल्टा एच एस लिखा जाता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन होता है। तो यहाँ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ रियल स्ट्रक्चर जो बेंजीन होता है वह हमारा 55 किलो जूल पर मोल एनर्जी ज्यादा होती है फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं। हेलोजन आर, हेलोजन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो हेलोजन डी एक्टिवेटिंग बर्थ आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग एंड आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप, डी एक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग एंड पैरावल्ली डायरेक्टिंग। देखिए, ऑल आर्थो पैरा, आर्थो पैरा ग्रुप, ऑल आर्थो एंड पैरा ग्रुप आर रिंग एक्टिवेटर एक्सेप्ट हेलोजन। जो हमारे आर्थोपैरा होते हैं, ठीक, सभी आर्थोपैरा ग्रुप हमारे रिंग एक्टिवेटर होते हैं। बट हेलोजन आर आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बट आर डी एक्टिवेटर। तो सही आप डी एक्टिवेटिंग बट आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स।
27 कर है। कॉलम ए को कॉलम सेकंड से मैच कराइए। क्या करना है? कॉलम ए से कॉलम को सेकंड से मैच कराइए। जल्दी से बताइए। कॉलम ए से कॉलम सेकंड को मिलाइए। NO2 ग्रुप स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, NH2 ग्रुप स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, F वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप। देखा जाए तो जो NO2 होता है यह स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो ए का 2 हो जाएगा। NH2 ग्रुप हमारा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और OCH3 मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा और ClF वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। तो क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। इसे 2 और 1 कर दीजिए। ठीक, इस तरीके से यह चेंज हो जाएगा। NO2 ग्रुप जो होता है यह मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और यह स्ट्रांगली डीएक्टिवेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पर्किन अपक्रिया में किस प्रकार का मध्यवर्ती बनता है? क्वेश्चन देखिए। पर्किंग रिएक्शन, ये पर्किंग रिएक्शन है, हम याद करा दें आपको। एस्टिक एनहाइड्राइड देते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, और जब इसे CH3COO यानी देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वह हमारा सिनेमिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सिनेमिक एसिड बनता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? आर्गेनो मैग्नीशियम इनोलेट बनता है, कार्बोनिक एसिड एनाइन इक्विवेलेंट बनता है, कार्बोकटायनिक रीअरेंजमेंट स्पीशीज बनती है, कि रेडिकल कीटल इंटरमीडिएट बनता है। देखिए जो कह रहा है कि पर्किंस किस प्रकार का मध्यवर्ती बनता है, तो वह कार्बन आयनिक एसाइल एनायन इक्विवेलेंट बनता है। यहां से बेस देंगे तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3, जब इसको बेस देते हैं CH3COO माइनस देते हैं तो ये CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड CH2 माइनस बनता है और यही कार्बनिक एसाइल एनायन इक्विवेलेंट बनता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। राइमर टीमेन अभिक्रिया में फिनाल पर आक्रमण करने वाला वास्तविक इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ये राइमर टीमेन अभिक्रिया है। जब इसको क्लोरोफॉर्म NOH और H प्लस देते हैं, एक ये होती है, एक CCl4 होता है, NOH होता है और H प्लस होता है। तो यहां पर बनता है सैलिसिलिक एसिड और यहां पर बनता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। पूछ रहा है कौन सा मध्यवर्ती बनता है, तो जो मध्यवर्ती हमारा बनता है वह डाइक्लोरोकार्बिन बनता है CCl2, जो हमारा वीक इलेक्ट्रोफाइल का भी कार्य करता है। वीक इलेक्ट्रोफाइल भी होती है और यह एल्फा एलिमिनेशन भी होता है। कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है? एल्फा एलिमिनेशन। इस क्वेश्चन से पुराना रिश्ता है। चलिए भाई नया रिश्ता दूसरे क्वेश्चन से बनाइए। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन अकर्स, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कब होती है? पहला ऑप्शन कर रहा है वनली एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं और दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन होता है। बोथ एल्डिहाइड हैव अल्फा हाइड्रोजन,
बोथ एल्डिहाइड लॉक अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, कीटोन प्लस एल्डिहाइड। जल्दी से बताइए। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की बात कर रहा है, तो जो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन वही, अच्छा आदत पड़ गई है ऑप्शन को टिक करने के लोगों को। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे बेंजल फार्मलडिहाइड प्लस बेंजल्डिहाइड दोनों मिलकर के प्रोडक्ट बनाएंगे C6H5CH2 OH प्लस CH3 HCOOH। 4 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं? 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं, और हमारा हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है मैकेनिज्म में। तो सही आंसर क्या है कि बोथ एल्डिहाइड लॉक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अर्थात दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। माइकल दाता में सामान्यतः होता है, माइकल डोनर्स टिपिकली पॉसेज एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, कार्बन एनायन अनस्टेबल, एरोमेटिक रिंग ओनली। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, माइकल दाता में सामान्यतः क्या होता है? एक सक्रिय मेथिलीन ग्रुप होता है कि कार्बन आयन अनस्टेबल प्राप्त होता है? जो देखिए हमारा माइकल एडिशन होता है, माइकल एडिशन जो होता है वह एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स होते हैं COOET, COOET प्लस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स। जब इनसे रिडक्शन किया जाता है बेस के प्रेजेंस में, तो हमारा माइकल एडिशन देता है। यह हमारा एक्टिव मेथिलीन, जिसे हम सक्रिय मेथिलीन के नाम से, सक्रिय मेथिलीन के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। कौन सी अपक्रिया 1,4 संयुग्मित, विच रिएक्शन प्रोसीड थ्रू एज ए 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन? कौन सी ऐसी अपक्रिया है जो हमारा 1,4 एडिशन देती है? ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। बताइए कौन सी अपक्रिया 1,4 संयुग्मित अपक्रिया देती है? विच रिएक्शन प्रोसीड थ्रू 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन? माइकल, क्रॉस, कैनिजारो, नोवेंजल। यह हमारी माइकल एडिशन होती है। सही आंसर होता है माइकल एडिशन। देखिए होता है एडिशन 1,4 है, लेकिन ऑप्टेन हमारे 1,2 होता है, लेकिन जो एडिशन माना जाता है वह सदैव 1,4 माना जाता है। कैसे देखा जाए? अगर CH2 COOET COET प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OR, तो इसका H क्या करिए, देखिए ACH है, AH है, इसको यहां से जोड़ा जाता है, इसको यहां से जोड़ा जाता है, ये ऊपर जाता है, H इसके पास चला जाता है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? CH COOET COOET CH2 डबल बॉन्ड CH और 1 2 3 4, अर्थात 1,4 एडिशन माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? माइकल एडिशन जो होता है वह 1,4 एडिशन देता है। लेकिन बट ऑब्जर्व हमें 1,2 ये टाटोमराइजेशन कर लेता है यहां से, तो ये H कहां चला जाता है? यहां आ जाता है, तो प्रोडक्ट बनता है CH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O R और CH COOET COOET। तो यही हमारा देखिए, अब यहाँ क्या हुआ? 1,2 पर जाकर जुड़ा, इसीलिए कहा जाता है 1,4 एडिशन ऑब्टेन्ड होता है, लेकिन 1,2 ऑब्जर्व होता है, लेकिन माना 1,4 ही जाएगा सदैव।
कह रहा है कि मैच द रिएक्शन इंटरमीडिएट मध्यवर्ती से मिलाइए एल्डाल इनोलेट कैंजारो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर माइकल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नोवेंजल अमीनो इंटरमीडिएट। तो सब तो सही है, ठीक है। इसका जरा देखा जाए आगे। अच्छा ऑप्शन नहीं दिया गया, चलिए छोड़ दीजिए उसको, स्किप कर देते हैं। 34 ऑप्शन देखा जाए। सीमा जी आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल का वीडियो देख लीजिए नेम रिएक्शन का, आपको उसमें सारे नेम रिएक्शन पढ़ा दिए गए हैं। अपक्रिया में मुख्य आवश्यकताओं से मिलाइए क्रॉस एल्डाल वन पार्टनर लॉक एल्फा हाइड्रोजन कैंजारो एल्डिहाइड विदाउट एल्फा हाइड्रोजन इन स्ट्रांग बेस माइकल एडिशन एक्टिव मेथिलीन न्यूक्लियोफाइल नोवेंजल वीक बेस। ठीक है, क्रॉस एल्डाल तभी मिलता है जब किसी एक एल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन इन स्ट्रांग बेस माइकल एडिशन एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड नोवेंजल हमारा होता है वीक बेस लाइक इमीन्स के प्रेजेंस में होता है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा सही है। हुंस डीकर अपक्रिया में चांदी लवण को किसमें चांदी की लवणों को किसमें बदलती है एल्किल हैलाइड में, एल्कोहल में, एल्डिहाइड में कि एल्कीन्स में। देखिए हुंस डीकर रिएक्शन की यह चर्चा कर रहा है जब सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड फास्फोरस Br2 देते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। निम्नलिखित कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाइए। पहला है रेजिमंड रिडक्शन, एकदम सही है। यह आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल से इससे जब देते हैं तो आर सी एच ओ प्राप्त होता है। ठीक है, गटरमैन रिएक्शन एस सी एन देते हैं, एस सी एल देते हैं तो यह बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में बदलता है। ठीक, गटरमैन कोच रिएक्शन यह भी सेम काम यही करता है, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में बदल देता है। हुंस डीकर रिएक्शन सिल्वर साल्ट ऑफ ब्रोमीन अर्थात RCOO को जब सिल्वर साल्ट ऑफ ब्रोमीन Ag और Br2 देते हैं रेड फास्फोरस तो हमें क्या मिलता है, RBr प्राप्त होता है एल्किल हैलाइड। तो इसका पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा सही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। डी ग्लूकोज का विशिष्ट गुणन +1/112 सेंटीग्रेड से +52.5 पर आता है। यह अंतिम मान किससे संबंधित है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म, प्योर बीटा फॉर्म, प्योर अल्फा का फॉर्म, फ्री एल्डिहाइडिक फॉर्म। जल्दी से बताइए। करें 37 का ए करें। जब हमारा अल्फा फार्म से बीटा फार्म में कन्वर्ट होता है, अल्फा फार्म किस में कन्वर्ट होता है, बीटा फार्म में, तो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन भी चेंज हो जाता है। तो सही ऑप्शन होता है, अर्थात इक्विलिब्रियम मिक्सचर अल्फा फार्म से जब बीटा फार्म में चेंज होता है जिसे हम म्यूटा रोटेशन के नाम से जानते हैं, म्यूटा रोटेशन के नाम से जाना जाता है। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा फार्म। ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन क्या सिद्ध करता है, साइक्लिक हेमीस्टल स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, कीटो फार्म डोमिनेंस, प्रेजेंस ऑफ कार्बन 6 COH समूह।
जल्दी से बताइए भाई। जल्दी से बताइए। देखिए, म्यूटा रोटेशन जो होता है वह साइक्लिक हेमी एस्टर का फॉर्मेशन करता है। तो यह हमारा साइक्लिक ग्लूकोज के प्रूव करता है कि हमारा ग्लूकोज किस फॉर्म में है। अगर साइक्लिक फॉर्म में है तो सही ऑप्शन होगा साइक्लिक हेमी एस्टर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन ग्लूकोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को सैक्रिक एसिड भी कहते हैं। ओसा जोन फॉर्मेशन, जब फेनिल हाइड्रोजन 3 मॉलिक्यूल्स करते हैं ग्लूकोज के, ग्लूकोज प्लस फेनिल हाइड्रोजन पीएच एनएच, तो हमें C1 C2 चेंज होता है। म्यूटा रोटेशन अल्फा से बीटा फॉर्म में कन्वर्जन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, अर्थात 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। कह गटा पार्चा डिफर फ्रॉम नेचुरल रबर बिकॉज इट हैज। गटा पार्चा जो होता है प्राकृतिक रबर से भिन्न होता है, क्योंकि जो गटा पार्चा होता है वह ट्रांस 1,4 पॉली आइसो स्ट्रक्चर होता है। यह हमारा गटा पार्चा है। गटा पार्चा ये हमारा नेचुरल रबर है। नेचुरल रबर जो होता है वह सिस होता है, और जो गटा पार्चा होता है वह आइसोप्रेन यूनिट का ट्रांसफॉर्म होता है। तो सही ऑप्शन 40 का ए इज करेक्ट। नाइलॉन 4 में किससे संश्लेषित होता है? सक्सेनिक एसिड, प्यूट्रेसिन, एडेपिक एसिड। जल्दी से बताइए। नाइलॉन 4 की बात कर रहा है। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नाइलॉन होते हैं 4 की बात कर रहा है, तो 4 कार्बन का एसिड, 4 कार्बन का डाइमीन। ओमेगा कार्बोलैक्टम तो होता नहीं, एथिलीन डाइमीन होगा नहीं क्योंकि 2 ही कार्बन है। एडिपिक एसिड हेक्सामेथिलीन, ये तो नाइलॉन 6 का है। तो हमारा सक्सेनिक एसिड जिसमें 4 कार्बन का एसिड होता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ईजेड नामकरण किस पद्धति पर आधारित है? कॉन इन गोल्ड, प्री लॉग प्रियॉरिटी रूल्स, मॉलिक्यूलर वेट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलान। इजेड नामकरण के लिए कॉन इन गोल्ड प्रियॉरिटी रूल का यूज किया जाता है। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर की फर्स्ट प्रियॉरिटी, उससे कम एटॉमिक नंबर का सेकंड प्रियॉरिटी, उसके कम एटॉमिक नंबर का थर्ड प्रियॉरिटी। तो सही ऑप्शन क्या होता है? कॉन इन गोल्ड प्री लॉग प्रियॉरिटी रूल के द्वारा इजेड का नामकरण किया जाता है। 43 नंबर देखिए। इन इंस्यूमर्स डाइस्टेरियमर्स, मीसोफार्म, रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्वल फार्म प्लस एंड माइनस फार्म मिक्स। मीजो फार्म ऑप्टिकली इनएक्टिव डिपॉजिट कायरल सेंटर। डाई स्टीरियोमर्स नॉन सुपरमिसिबल मिरर इमेज। इन एंसियोमर्स नॉट मिरर इमेज। बताइए जल्दी से।
इन एंसोमर्स जो होते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं, इसका तो 2 हो जाएगा। और डाई स्टेरियोमर नॉट मिरर इमेज डिफरेंट फिजिकल एंड, ये इसका हो जाएगा। मेसोफार्म ऑप्टिकली डिपॉजिट कायरल सेंटर, अर्थात इसका तो सही होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? 2134 कोई है? 2134 ये ऑप्शन होगा, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। 2134 ये तो भाई रेशमिक मिक्सचर होगा। रेशमिक मिक्सचर में इक्वल अमाउंट प्लस एंड माइनस, ये ऑप्शन सभी गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन दिस। बोर्स मॉडल फेल टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स बिकॉज, जो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए बोर्स मॉडल क्यों फेल हो गया? देखिए, मल्टी कह रहा है कि मल्टी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए बोर मॉडल क्यों विफल रहा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नॉट कंसिडर्ड, न्यूक्लियर चेंज एज्यूम्ड इनफाइनाइट, इलेक्ट्रॉन ट्रीटेड एज स्टेशनरी, प्रोटॉन कंसिडर्ड मासलेस। तो सही कारण होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण से बोर्स मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के लिए असफल रहा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 44 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम। ये तो पहले स्पिन बता रहा है, इसका तो यही हो। मैग्ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। बताइए जल्दी से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? डिटरमाइन द साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स बताएगा। एजीमुथल क्या बताएगा? डिटर्मिनेशन नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा? ओरिएंटेशन बताता है। तो 2134, इसको 2 कर लीजिए, इसे 1 कर लीजिए, 2134 हो जाएगा। ठीक। कॉलम ए को कॉलम सेकंड के साथ मैच कराइए। कॉलम ए को कॉलम किसके साथ मैच कराए? नो ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, उसको चेंज कर लीजिए। बोर्स मॉडल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये तो इसका सही है। श्रोडिंगर इक्वेशन, बोर्स मॉडल, वेव इक्वेशन डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बोर्स मॉडल बताता है फेल टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नो ओनली ऑर्बिट आर एग्जिस्ट, क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है। तो इसका क्या भी होगा? 2134। सेट करने में ऑप्शन गलत हो गया, इसे भी कर लीजिए 2134। ए ऑप्शन कर लीजिए, ए का 2 कर लीजिए, बी का 1, सी का 3, डी का 4। इसमें भी ऑप्शन गलत दे दिया है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। कॉलम ए में फेनोमेना एक्सपेरिमेंटल है, कॉलम बी में सपोर्टेड कंसेप्ट्स हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन, ओ सॉरी, कॉलम ए फेनोमेना, हाँ, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन है।
और क्या है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्रॉम्पटन इफेक्ट है, क्या है कॉलम, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन ने प्रूव किया था इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने प्रूव किया था कि पार्टिकल नेचर होता है, कॉम्पटन इफेक्ट ने फोटॉन मोमेंटम के बारे में बात किया था, और इंटरफेरेंस ने बात किया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2134 इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए, वॉइस आ गई आपके पास, वॉइस बताइए। चलिए भाई, हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंची कि नहीं? अब बताइए, आवाज पहुंच रही है कि नहीं? अब बताइए, आवाज, वॉइस पहुंच रही है आपके पास? ठीक है, चलिए। तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट कहा जाता है, म्यूजेटी बराबर होता है डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एच। ये जूल थॉम्सन कोफिशिएंट ये होता है। क्रिटिकल पॉइंट पर लिक्विड एंड गैस इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इन्वर्जन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पर गैस ना तो कूलिंग इफेक्ट कर शो करती है ना हीटिंग इफेक्ट शो करती है, उसे इन्वर्जन टेम्परेचर कहा जाता है। उस पर जूल थॉम्सन कोफिशिएंट 0 होता है। वंडर वाल्स क्रिटिकल कंडीशन के लिए डेल पी ओवर डेल वी इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर पी डेल वी स्क्वायर इक्वल टू 0, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। जूल थॉम्सन प्रसारण में शीतलन केवल तब होता है जब म्यू जेटी इज पॉजिटिव, जब म्यू जेटी इज निगेटिव, वॉल्यूम कांस्टेंट, एंथैल्पी डिक्रीजेज। देखिए, जूल थॉम्सन में क्या होता है, जब हमारा म्यू जेटी 0 होता है तो हमारा शीतलन होता है। क्या होता है? शीतलन होता है। और जब म्यू जेटी निगेटिव होता है तो वार्मर होता है, अर्थात शीतलन हो गया, वार्मर। वार्मर क्या कहिए? हीटिंग कहिए। हीटिंग शो करता है।
नाइदर ना हीटिंग नाइदर हीटिंग नार कूलिंग दैट इज इनवर्जन टेम्परेचर। और इनवर्जन टेम्परेचर पर क्या होगा, म्यू जे टी 0 के बराबर होगा। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट हमारा 0 के बराबर होगा। गैस के लिए ए बराबर 1.36, बी बराबर 0.0232, तो टी आई बराबर कितना होगा? तो देखिए टी आई बराबर क्या होता है, 2a/RB। टी आई बराबर 2 गुणते ए का मान कितना 1.36, बी का मान 0.032 गुणते आर का मान कितना रखोगे? रखते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा। आर का मान वैसे 1120 केल्विन आता है। कितना 1000 केल्विन आ रहा है। टू एपान आरबी तो होता है। कितना हो जाएगा, 2 गुणते 1.36 अपान 0.032 314। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। इसका मतलब वैल्यू 0.082 वाली रखिए, तब आएगा। 1000 केल्विन आएगा। चलिए भाई 1000 वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा, इससे आर की वैल्यू रखिएगा। चलिए आज पर प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर खत्म होती है। जो लोग क्या करें भाई, हम लोग लग रहा है कि 1000 के आएगा। डिवाइड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना आ रहा है। वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई किलो जूल में है तो उसको रख लीजिएगा वैल्यू। फिर देखिए क्या करें भाई, पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा।
वह पीडीएफ उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है जिन लोगों ने एडमिशन लिया है। अरे भाई, आप एडमिशन जब लेंगे, जब प्रवेश आप लेंगे कोचिंग में 149 रुपीज में, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो चैनल है, पेड चैनल जिसे हमने बनाया है, उसमें जो लोग ऐड हैं उनको ऐड करके हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं। तो जिन लोगों को जुड़ना है 149 रुपीज में आप लोग निश्चित रूप से जुड़ जाइए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास है आपको बढ़िया से बढ़िया अच्छे क्वेश्चन को कराना। हमारा प्रयास है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना, जिससे आप निश्चित रूप से सफल हो। हमारे चैनल से जुड़िए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दिए गए हमारे नंबर 8601781225 पर आप कॉल कर सकते हैं, या हमारे कोचिंग का जो भी नंबर दिया गया हो उस पर कॉल कर लीजिए। देखिए, टेलीग्राम पर तभी आप जुड़ पाएंगे जब आप 149 का परचेज करेंगे, तभी। इस चीज को ध्यान रखें, उन्हीं के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो 149 एडमिशन लेगा। देखिए, जो लोग सर रिएक्शन मैकेनिज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी भी जो टॉप 100 हुआ है, अरे भाई सब हम भेज देंगे, आप निश्चिंत रहें उसके लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी जो टॉप 100 हुआ है, ठीक है, कल हम भिजवा देते हैं आपको, पीडीएफ भिजवा देते हैं ग्रुप में। जो ग्रुप है उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कल एक पेपर, चलिए देखिए, कुछ लोगों का जो कोर्स परचेज किया है, उनके कोर्स में है कि टेलीग्राम पर वो ऐड नहीं हो पा रहा है, या उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया होगा। ठीक है, कल कल मॉर्निंग में आपको तीसरा टेस्ट पेपर मिल जाएगा चैनल पर। तीसरा टेस्ट पेपर हम कल सुबह आपको टेलीग्राम में ऐड कर देंगे, आप लोग उससे जो है बात कर लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन आप उसके पढ़ करके सॉल्व कर लीजिएगा। भाई पेपर में बड़ी समस्या आ रही, टाइप वाला करने के पास टाइम नहीं मिल पा रहा, उसके ये दिक्कत है। देखिए, उसके सारे पता लगा कि हम रुके रहे, पूरा बैच ही खत्म हो जाए, एग्जाम हो जाए, तब आपको पेपर टाइप होकर मिले, तो उससे कोई मतलब नहीं। तब तक आप पढ़ते रहिए, अगर वो टाइप करके देता है तो हम क्लासरूम में करवा देंगे आपको। कल आपको एक सेट का पेपर भी का सोल्यूशन भी भेज दिया जाएगा और इसको भी भेज दिया जाएगा। ठीक, चलिए भाई, सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल पुनः मुलाकात होगी नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।